ओके, तो आज हम करते हैं केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो बैक एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं जो बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं, तो उनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिस्ट आउट करे हैं उसमें है, आप लोग भी लिस्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी में से निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 13 इजी पड़ेगा आपको, 14, 15, 17, 21, 22, 27। तो हम इन क्वेश्चंस को आज टेकल करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है किसी रिएक्शन के लिए, और डेटा आपको दे रखा है कि ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और बी के लिए सेकंड ऑर्डर। यानी कि कोई रिएक्शन है जिसका रेट हो सकता है कि ए और बी के लिए सेकंड ऑर्डर है, तो ये उसके लिए हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं। अब वो कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब इसी रेट को आप डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए माइनस dr बाय dt। ये होती है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट में अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखोगे, माइनस dr बाय dt और k। अब r की पावर क्या आती है ये हम एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं और इसको हम कहते हैं r के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिमिलरली इसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और k a और b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 1, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर a एंड सेकंड ऑर्डर फॉर द b। अब इसके बाद में इसका सेकंड बोलता है, सेकंड के लिए बोलता है कि आपको अगर B की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी, तो सोचो अभी R की रेट ऑफ इक्वेशन क्या है, रेट लो क्या लिखोगे आप ये, और इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज ट्रिपल, 3 टाइम कर दोगे तो रेट ऑफ इक्वेशन होगी के ए 3b स्क्वायर, यानी कि के ए 9 टाइम्स ऑफ b। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा दोनों को करके कि ये 9 आएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 9 टाइम्स। तो ये हो गया आपके पास सेकंड का आंसर। इसके बाद ये थर्ड में कहता है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तो उसी तरह से कर सकते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 ये है तो अब आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिख सकते हो, थर्ड वाले के लिए, कि ए को आप डबल कर दीजिए, बी को आप डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड ये बी स्क्वायर है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ द रेट। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कीजिए, तो आपके पास R3 आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 1। तो ये था आपके पास, और ये भी एक तरह का इजी क्वेश्चन ही है, तो लिख लीजिए इसको आप। किसी को दिक्कत है इसमें बोलिए पहले, और इसको स्क्वायर कर लेना है, कंपेयर हो जाएगा। चलिए साहब, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, एक बार पढ़ के देखिए। तो इसमें आपसे बोलता है कि लकड़ी में कार्बन 12 है, लकड़ी में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका अगर आपके पास 100 ग्राम है तो इसकी हाफ लाइफ के बाद में 100 ग्राम से 50 ग्राम बचता है, 50 से बचेगा 25, 25 से बचेगा 12.5 एंड सो ऑन। तो हर हाफ लाइफ में कार्बन 14
कम होता जाता है होता जाता है होता जाता है, और आपको भी पता है इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा पूरी तरह से कार्बन 14 को खत्म होने में। तो अगर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है और बहुत पुराना है, तो उसमें में आप कार्बन 14 का कैलकुलेशन करके ये पता कर सकते हैं कि ये टुकड़ा कितना पुराना होगा। इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो क्वेश्चन उसी पे बनाया है, और क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है 5730 ईयर्स। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम माने ऑफ कार्बन 14 इज 100 ग्राम, तो आफ्टर टी टाइम इसकी कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 80% बचा है, हैड ओनली 80%, यानी कि 80 ग्राम। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपसे बोला है बताइए टी कितना है, तो इसकी इक्वेशन लिखिए, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब आपके पास के नहीं दिया लेकिन टी हाफ दिया है, वहां से आप के को कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर 2.303 लॉग 2 टी हाफ। टी हाफ कितना है 5730, तो इस वैल्यू को ऊपर डालिए, 2.303 लॉग 2 ऊपर जाएगा 5730, और ये हो जाएगा 10/8, यानी कि ये हो जाएगा 5/4, इस तरह से। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2.303 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहां पर आप लगा सकते हैं 5730 log 2 log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू होती है 0.699, log 4 होता है 2 इंटू 0.3010। अब जब आप ये वैल्यू रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो log 3 होता है 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1845 ईयर, एंड दैट विल बी योर आंसर। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको पूरा का पूरा डेटा दे रखा है और उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे। एक बार डेटा एनालाइज करिए। आपको टाइम दे रखा है और N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर 2 से। तो आपसे बोलता है N2O5 की कंसंट्रेशन और टाइम t के बीच में कर्व प्लॉट कीजिए। तो आप अगर इनके कर्व को देखोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी है 1.63, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 10 की पावर 2 में। अब इस तरह से ये है 0 पर। अब आप इस पे 400 लिख दीजिए, फिर आप इस पे 800 लिख दीजिए, ऐसे करते करते इसमें 1200, ऐसे करते करते इस पूरे कर्व को आगे तक खींचते जाइए 3200 तक, और इसका पॉइंट लगाते जाइए कि ये कितना था 1.63, 1.63, ऐसे करके ये कम होते 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 ऐसे जाएगा, और ये यहां पे आ जाएगा 0.35। तो ये तो हमारा हो गया कर्व। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन आपने पढ़ा था R = R0 e की पावर -kT। ये एक इक्वेशन मैंने निकलवाई थी, याद है आपको? रिएक्टेंट इस इक्वेशन से धीरे धीरे खत्म होता है, तो इसका कर्व जो है वो हमेशा ऐसा ही आता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। R की कंसंट्रेशन यहां लिखी जाती है, T की कंसंट्रेशन यहां लिखी जाती है। तो बेसिकली आपके लिए ये वही चीज दी है, ये कंसंट्रेशन दी है और टाइम दी है, और इसका ये कर्व आपको दिया गया है। और फिर आपसे बोला है
फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। अब हाफ लाइफ पीरियड कैसे पता करोगे? अब स्टार्टिंग में इसका 1.63 था और इसका हाफ कहां हो रहा है? तो t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन थी 1.63 इंटू 10 की पावर 2। t हाफ के बाद में इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1.63 बाई 2 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि अब आपको इस ग्राफ से निकालना है और किसी चीज से नहीं निकालना। तो ग्राफ जब आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे खींचोगे तो ये देखोगे कि ये लगभग यहां कहीं आता है। तो यहां पर वही ग्राफ से देखना पड़ेगा 0.815 कहां पे लाई करता है। तो ग्राफ को बाकायदा अगर प्रॉपर खींचोगे तो ये निकलेगा आपके पास 1450 के आसपास। जब आप इसको तो ये 1450 के आसपास निकलेगा। तो टी हाफ आपके पास ग्राफ में मार्किंग के अकॉर्डिंग 1450 ईयर्स निकलेगा। अब इसको कोई कैलकुलेशन से नहीं बताना, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि बोर्ड में ग्राफ पेपर आपको नहीं देगा। बट अगर इसने आपको क्वेश्चन दिया है तो ये चाहता है कि आप एक्सपेरिमेंटली करके और ग्राफ खींच करके कैसे पता कर सकते हैं। तो 0.815 इधर की तरफ फाइंड करना, वहां से सीधी लाइन डालना, फिर परपेंडिकुलर डालना और टाइम एक्सिस पर जहां पर क्लिक करेगा ये वही आपका हाफ लाइफ होगा। यूनिट अगर यहाँ पे सेकंड में है टाइम की तो ये सेकंड में जाएगा। चलिए फोर्थ में आपसे पूछता है, अच्छा थर्ड में, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड टाइम। तो अब आपको क्या करना है? ग्राफ बिटवीन log N2O5 वर्सेस टाइम। अब आपको टेबल में देखिए, आपको N2O5 की सबकी वैल्यू पता है ना? N2O5 की कंसंट्रेशन पता है और उसका आप log निकालते रहिए। जैसे आपके पास 1.63 दे रखा है तो log टेबल में से इसकी वैल्यू निकालिए और log 1.14, log 0.93 सबकी log में वैल्यू निकालिए। अब फिर से एक और ग्राफ पेपर लीजिए और उसमें टाइम एक्सेस लीजिए और log N2O5 लीजिए। क्लियर? मतलब यहां पे N2O5 का कर्व है तो यहां पे N2O5 की सारी वैल्यू की log में वैल्यू यहां पे रख दीजिए और फिर इसको खींचिए। ये कर्व आपके पास ऐसा आएगा, इस तरह का। काम खत्म। ठीक है? और ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहां आएगा -1.8, यहां आएगा -1.87, ऐसे करके वैल्यू निकालते चलिए। और अगर ये स्ट्रेट लाइन आया है इसका क्या मतलब हुआ? मींस रिएक्शन ओबे फर्स्ट ऑर्डर। तो इतनी सी बात है, वही वाली सेम चीज है और कर्व इसका ऐसा आएगा। फोर्थ, अब आपको इस कर्व से पता लग गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगला क्वेश्चन इसने पूछा है व्हाट इज द रेट लॉ। तो रेट लॉ लिख सकते हैं -dr/dt दैट इज K N2O5 या फिर R इक्वल्स टू K N2O5। तो ये हो जाएगा आपके पास रेट लॉ। कहता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो स्लोप है इस कर्व का, यह बताता है -K303। ठीक है? और ये आप निकाल भी सकते हैं, आपको याद होगा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन RT। ठीक है? ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है। तो आप इसको KT 2.303
लॉग आर नोट माइनस 2.303 लॉग आर टी कह सकते हो। कर्व आपका लॉग आर नोट और टाइम के बीच में है, यानी कि इसको आप इधर ले आइए 2.303 लॉग आर टी, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग आर नोट माइनस के टी। तो लॉग आर टी आ जाएगा आपके पास लॉग आर नोट माइनस के टी, और ये आपने एक्स एक्सिस पर रखा है, और ये हो जाएगा 2.303। तो इसका जो मल्टीप्लायर होगा वो मल्टीप्लायर दिखाएगा स्लोप को। तो यहां से आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उससे इसको आप कंपेयर कीजिए, आपको पता लग जाएगा स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा आपको। कोई भी दो क्वांटिटी मान लीजिए, इसको मान लीजिएगा T1, इसको मान लीजिएगा T2, इसको मान लीजिएगा Y2, इसको मान लीजिएगा Y1। तो आपके पास स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1। जब आप ये करेंगे किसी भी जगह एक जगह करके देखना, तो यहां पर आपके पास स्लोप निकल करके आएगा 0.67 अपॉन 3200। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कर्व से कैसे आप k की वैल्यू निकालेंगे। जब इसका स्लोप आपके पास निकल जाएगा तो इस वैल्यू को आप यहां रख देना 0.67 अपॉन 3200। तो k हो जाएगा आपके पास, स्लोप नेगेटिव है ना, हाँ, 0.67 3200 मल्टीप्लाइड बाय 2.303। अब आपका k निकलेगा, और मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से k निकल के आना चाहिए 4.82 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। तो लिख लीजिए, जिसको ये लिखना है स्क्रीन को पॉज करके। हाँ तो बेसिकली कर्व पर पॉइंट करके आपको ये निकालना था कि हाफ लाइफ कैसी है, फिर ये वाला कर्व खींच करके इसका स्लोप निकालना था, और उस स्लोप को इससे इक्वेट कर देना है। अब अगली बात क्या पूछी इसने? टी हाफ पूछा है। अब k निकल गया है तो टी हाफ भी निकलेगा, 0.693 अपॉन के की वैल्यू रख दीजिए 4.82 10 की पावर -4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1438 सेकेंड। ठीक है, दैट इज वेरी क्लोज टू 1450। तो यही आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है शायद, या ये दे रखा होगा। तो ये कर्व से आपके पास इतना एरर चलता है, ऐसा नहीं कि 50 ही आना चाहिए। कर्व जब आप खींचते हो तो उसमें इतना एरर आपका परमिशेबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करा दूं, आपको जो डेटा दिया है उस हिसाब से N2O5 की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व खींचेगा। ठीक है, और वो कर्व ऐसा खींचेगा। उसके बाद जो N2O5 की वैल्यू दे रखी है उसका लॉग निकालिए और दोबारा से कर्व खींचिए, तो वो काम आपके पास हो जाएगा। हाफ लाइफ निकालनी है तो इस कर्व पर बीच में ये R0 है, तो R0/2 पर ऐसे लाइन खींचना, और ये जहां पर टाइम एक्सिस को कट करेगी ये आपके पास हाफ लाइफ की निकालेगा, जो हमने पहले भी निकाल रखी है 1450। ठीक है, ओके। और अगर आपको रेट कांस्टेंट भी निकालना था तो मेरे हिसाब से ये भी ना करते। रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालना था तो टी हाफ 0.693 अपॉन के में वैल्यू रख देते हैं, तो टी हाफ भी निकल जाता। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि कर्व से निकालना है? नहीं कर रखा ना? हाँ तो ठीक है, फिफ्थ में अगर आपको कर्व नहीं बोला है तो आप सिंपली टी हाफ आपने निकाल ही दिया, तो 0.693 अपॉन के करके आप के की वैल्यू निकाल लीजिए, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कोई दिक्कत है इसमें तो बोल दीजिए अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ के देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा है।
ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम विद हाफ लाइफ 28.1 ईयर। ये आपके पास स्ट्रोंशियम है, इसकी हाफ लाइफ दे रखी है आपको 28.1 ईयर और 1 माइक्रोग्राम आपने इसको ले रखा है। वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ, और कोई बच्चा पैदा हुआ उसकी बोन में स्ट्रोंशियम की कंसंट्रेशन ये देखी गई। जनरली न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरा था वहां पे जो न्यूबॉर्न बेबीज थे उसमें ये चीज देखी गई। अब आपको पता है उसकी बोन में 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम है, ये खुद भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये 28.1 ईयर के बाद में 1 माइक्रोग्राम से कम होकर के 0.5 माइक्रोग्राम बचेगा, फिर 28.1 ईयर्स के बाद में 0.5 का भी आधा बचेगा। तो इस तरह से ये धीरे 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 डिके होता जाएगा। क्या बोलता है, हाउ मच ऑफ इट रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स। तो अभी आपके पास कितना है 1 माइक्रोग्राम, तो आफ्टर 10 ईयर्स मैंने माना ये कितना होगा ये मुझे निकालना है। टी हाफ मेरे पास दे रखा है 28.1 ईयर और मुझे पता है न्यूक्लियर डिके है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कि मैं इक्वेशन यहां पे लगाता हूं। तो T इज इक्वल टू 2.303 K अपॉन लॉग R0 RT। टाइम दे रखा है 10 ईयर 10 ईयर्स 2.303। अब यहां से T हाफ है तो मैं K निकाल दूंगा 0.693 अपॉन 28.1, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 28.1 लॉग। स्टार्टिंग में कितना लिया था 1 माइक्रोग्राम, तो RT भी मेरा माइक्रोग्राम में आ जाएगा। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा और तो क्या ही करोगे आप। और ये आपके पास 0 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से log R आएगा, इसको ये 0 हो गया ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास log RT 10 माइनस 10 0.693 अपॉन 2.303 28.1। RT आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ माइनस 10 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 28.1। और जब आप एंटी लॉग की टेबल में देखोगे तो RT की वैल्यू आपके पास इतनी आएगी माइक्रोग्राम। लिख लीजिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ करके देख लीजिए एक बार। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक टेबल बनाई हुई इसने फिर से, एजो आइसोप्रोपेन से नाइट्रोजन और हेक्सेन बनता है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे एजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला नहीं पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिना उस फॉर्मूले के कर सकता हूं। बाकी मैं बता देता हूं, एजो डाई एजो ग्रुप ये होता है, इसको हम बोलते हैं डाई एजो ग्रुप। इससे जोड़ना है आइसोप्रोपेन, तो आइसोप्रोपेन आप जोड़ दीजिए ऐसे। तो ये आइसोप्रोपेन है, ठीक है, आइसोप्रोपेन और ये एजो, और इससे चल करके नाइट्रोजन प्लस हेक्सेन, ये दोनों गैस है ये बनती हैं, ये खुद भी एक गैस है। ठीक है, तो मैं बिना फॉर्मूला के करता हूं। कहता है एट t इज इक्वल टू 0, डेटा आपको दिया हुआ है 0 सेकंड पर, 360 सेकंड पे और 720 पर। प्रेशर दे रखा है 35, 54 और 63, और आपको रेट कांस्टेंट पता करना है। चलिए तो डेटा आपके पास है, तो ये जो प्रेशर दिया जाता है, अगेन फिर से बता दूं, एजो आइसोप्रोपेन अगर इनिशियल बात करें तो T इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ यही रहेगा कंटेनर में, तो इसी का प्रेशर आने वाला है। तो इसका प्रेशर P0, इसका कुछ नहीं होगा 0 0,
तो T इज इक्वल टू 0 पे 35 जो दे रखा है वो बेसिकली इसी का प्रेशर है। अब किसी भी टाइम T पर, वो टाइम 54 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, P नॉट में से P डैश चला गया, तो एक के लिए P डैश, तो इसके लिए भी P डैश, इसके लिए भी P डैश, तो प्रेशर एट T टेम्परेचर। अब एजो आइसोप्रोपेन से नाइट्रोजन और हेक्सेन भी बन गया, अब इनका भी प्रेशर इसमें काउंट होने लग गया, P डैश और P डैश। तो किसी भी टाइम पर टोटल प्रेशर कितना आएगा, P नॉट माइनस P डैश प्लस P डैश प्लस P डैश, इसका प्लस इसका प्लस इसका, दैट इज P नॉट प्लस P डैश। अब क्या कहता है, एट T इज इक्वल टू 360 सेकेंड पे बात करो, 54 आ रहा है, क्या चीज 54 है, टोटल प्रेशर, तो P निकल के आ जाएगा 54 माइनस 35, ये आपका 35 है इसे, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 19, एट 720 सेकेंड, फिर से P नॉट प्लस P इज इक्वल टू 63, तो P निकल के आएगा आपके पास 63 माइनस 35, ये आ जाएगा आपके पास 28। तो आपके पास जो डेटा दे रखा है वो ये दे रखा है। अब आपसे K की वैल्यू पूछिए, K की वैल्यू निकालिए। इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, वो मुझे आपको बतानी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K की वैल्यू कैसे निकलती है अगर ज्यादा डेटा दे दे। तो log K 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन PT। P नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर, किसका, रिएक्टेंट का, यानी कि ये चीज, और PT क्या है, फाइनल प्रेशर एट T टाइम, किसका, रिएक्टेंट का, यानी कि ये वैल्यू। बस ये चीज याद रखनी पड़ती है कि ये P नोड है, यही PT है। तो इसको मैं करता हूं log के 2.303, टाइम लेता हूं 360, log P नोड कितना है मेरे पास 35, और ये हो गया P नॉट माइनस PT स्मॉल p, ठीक है। तो P नोट माइनस स्मॉल P नोट कितना है 35 और P आ गया 19, तो यहां से K की वैल्यू निकलेगी, सोलह, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपके पास 2.175 इंटू 10 की पावर -3, और जब 2.303 720 सेकेंड पे करूंगा 720 के लिए ये रहा मेरे पास P की वैल्यू 28, सेवन। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2.21 इंटू 10 की पावर -3। अब क्या समझिए, दो अलग अलग डेटा से मैंने K की वैल्यू निकाली है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूं ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर की ही मैंने ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाई है। तो आपको निकालना है K की वैल्यू, K विल बी एवरेज ऑफ दीज टू। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये लॉग नहीं होता, K होता है ना,
लॉग कैसे लगा, ठीक है। तो k की वैल्यू मेरे पास 2 है, इसको मैं k1 बोल देता हूं, इसको मैं k2 बोलता हूं। तो k1 प्लस k2 का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ये इसमें एक नई चीज है जो मुझे बतानी थी। तो k हो गया आपके पास 2.17 10 की पावर -3 प्लस 2.21 10 की पावर -3 अपॉन 2। क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट है तो फाइनल डेटा जो ट्रू वैल्यू निकलती है वो एवरेज करके निकलती है। जब आप इसका एवरेज लोगे 2.19 इंटू 10 की पावर -3 के आसपास आएगा। लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है और एक टेबल बना रखी है। कहता है कि t = 0 पर इस कंटेनर का प्रेशर 0.5 था, 100 सेकंड के बाद में आपका प्रेशर 0.6 रह गया। तो जब प्रेशर 0.65 हुआ है तब आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो शुरू करते हैं। पहले तो इसको देखिए ये होता कैसा है। SO2Cl2 अगर आप t = 0 पे देखोगे तो जितना भी प्रेशर है वो इसी का है और तो कोई गैस है नहीं, यानी कि ये हो गया 0.5। टाइम के साथ साथ SO2 का कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज होते जाएगा जिससे इसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो मैंने माना 100 सेकंड की बात करता है तो 0.5 में से स्मॉल p कंसंट्रेशन चली गई। तो 100 सेकंड में अगर इसका कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुआ है तो इसका प्रेशर भी गया होगा और कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे आप डायरेक्ट p यानी कि प्रेशर लिख सकते हैं। तो अगर अब स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है, एक के लिए स्मॉल p गया है तो एक के लिए स्मॉल p और एक के लिए स्मॉल p। अब कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा, 0.5 माइनस स्मॉल p, ये सब मिलकर के प्रेशर लगाएंगे कंटेनर में। पहले सिर्फ SO2Cl2 था तो ये प्रेशर लगा रहा था। अब इसका कुछ पार्ट SO2 चेंज हो चुका है, कुछ Cl2 में चेंज हो चुका है, तो ये लगा रहा है स्मॉल p, ये लगा रहा है स्मॉल p, ये लगा रहा है 0.5 p। तो ये टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा है, इन सबको जोड़ दीजिए। और ये दे रखा है इसने 0.6। तो 0.1 आ गया मेरे पास स्मॉल p, ठीक है। बट क्वेश्चन को आगे बोलता है कि 0.65 पर आपको रेट बताना है। तो रेट बताने के लिए आपको k निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, k = 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल प्रेशर और p टाइम के बाद में प्रेशर। p नोड किसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का। pt क्या है, फाइनल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का। यानी कि 0.5 और इसकी वैल्यू 0.5 माइनस p। तो ये वैल्यू रखिए 2.303 कितने टाइम के बाद में हुआ है, 100 सेकंड के बाद। लॉग p नोट कितना है 0.5 माइनस 0.1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो k निकल के आएगा। सॉल्व आप कर लीजिएगा इसको। मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से मैं k बता देता हूं। 2.231 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो इस डेटा से हमने k निकाल दिया। बट हमें क्या करना है, इसको इस वक्त इसका रेट निकालना है। तो रेट होता है हमारे पास k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां कंसंट्रेशन की जगह हम लिख देंगे प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो रेट तो मैं निकाल दूंगा, k मेरे पास है 2.231 इंटू 10 की पावर -3, बट प्रेशर नहीं है। किसे प्रेशर, ये ले लो, ये SO2Cl2 का प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है। मुझे SO2Cl2 का प्रेशर निकालना है तब जबकि कंटेनर का टोटल प्रेशर 0.5 है। तो इसी वाले में टोटल प्रेशर इज कितना था, 0.5 बाई प्लस p
इज इक्वल टू 0.65। तो यहां से मेरे पास P निकल के आ जाएगा तो ये मेरे पास P आ गया, ठीक है। और जब ये P आया है तो हम कह देंगे प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना हो गया 0.5 माइनस स्मॉल p यानी कि 0.5 माइनस 0.15 यानी कि 50 40 0.35। तो ये आ गया मेरे पास प्रेशर, और इसको आपको यहां रखना पड़ेगा, इस चीज को रख दीजिए 0.35। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 7.4 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, 7.8 आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो इस डेटा का यूज करके मैंने K निकाला, क्योंकि किसी भी टाइम पर अगर हम बोले स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन 0.5 रहेगी और किसी भी टाइम पर इसमें से कुछ प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो SO2Cl2 की कंसंट्रेशन इतनी रह जाएगी। टोटल प्रेशर हमेशा ये रहेगा। तो कहता है टोटल प्रेशर जब 0.6 था तो इस पूरे को मैंने 0.6 के बराबर रखा, स्मॉल p की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुटअप करी। ये दोनों रिएक्टेंट के होते हैं, स्टार्टिंग का प्रेशर और फाइनल प्रेशर 100 सेकंड के बाद में, ये निकाल दिया। फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, टोटल प्रेशर 0.65 मान करके रेट निकालो। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट होता है K SO2Cl2 की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मुझे दी नहीं, मुझे प्रेशर खेलता है, तो मैंने R = K SO2Cl2 का प्रेशर रख दिया। बट ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? कहता है जब पूरे कंटेनर का प्रेशर 0.65 हो जाए तब बताओ। अब यहां पे SO2Cl2 का प्रेशर रखना है। ये किसका है? SO2 का है? नहीं, ये पूरे कंटेनर का है। यानी कि इसमें SO2Cl2 का प्रेशर, Cl2 का प्रेशर और SO2 तीनों का प्रेशर, इसका है 0.5 माइनस p, इसका है स्मॉल p। तो मुझे 0.5 माइनस p निकालना है, 0.5 माइनस p निकालना है। कब? जब टोटल प्रेशर 0.5। तो टोटल प्रेशर मैंने लिख ही रखा है, तो यहां पर टोटल प्रेशर लिखा, फिर p की वैल्यू निकाली, फिर 0.5 में से माइनस करके अब जाकर के मुझे मिला है SO2Cl2 का प्रेशर। खत्म। चलिए साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपको फिर से टेम्परेचर और K की पूरी टेबल दे रखी है, ठीक है। अब ये टेबल देके बोलता है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन ln K। तो पहले तो आप इसका ln K निकालिए, ठीक है। उसके बाद में इस टाइम को उल्टा कीजिए, तो ये आएगा -7.147। तो ऐसे करके इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज आती जाएगी। ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ना, तो इसको पहले केल्विन में चेंज करना, 273, तो 1/273 करना पड़ेगा। तो 1/273 करोगे तो ये निकल के आएगा 3.66 10⁻⁻3। बीस को 273 यानी कि 392 और 1/293 करना, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3.41 10⁻⁻3। इस तरह से सबकी वैल्यू निकालनी है और फिर इसका एक कर्व खींच देना है 1/T और ln K का, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुटअप करना, फिर यहां वैल्यू पुटअप करना, पॉइंट लगाना, जैसे हम बचपन में करते थे। तो ये कर्व जब आप खींचोगे तो ये कर्व आपके पास ऐसा आएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास, प्लॉट कर दिया हमने कर्व। अब आपको
आर्हेनियस कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालनी है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे याद है कि जो मेरे पास इक्वेशन थी k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसका जब मैं लॉग लूंगा ये तो आपके पास 1 हो जाएगा, और जब मैं इसका कर्व खींचूंगा तो यहां देखिए तो ये आपके पास y हो गया, ये x हो गया, तो ये आपका स्लोप बताएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां पर दो वैल्यूज रखना, y2 y1 बोल देना, ये यहां कटेगा, ये यहां कटेगा, इसको बोलना x2 x1। तो इसका आप स्लोप निकालना, दैट विल रिप्रेजेंट माइनस ई ए अपॉन आर, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था। ये वो प्लॉट करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे पॉइंट 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 करके प्रैक्टिकली, और जब आप ये निकालोगे तो ये आएगा माइनस 12.30। तो ई ए आप निकाल देना 12.30 इंटू आर, आर की वैल्यू 8.3 10 की पावर माइनस 3 रखोगे तो किलो जूल में आंसर आपके पास आ जाएगा, और ये मेरे पास आया है 102.27 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका मुझे ए निकालना है। तो सपोज करो 273 की बात करते हैं, तो log ई के log ए माइनस ई ए आपने निकाल ही दिया, 102.27 आर किलो जूल में है, तो आर की वैल्यू किलो जूल में रखना, 8.3 10 की पावर माइनस 3, टेम्परेचर हमने सेलेक्ट करा 273, और इसकी भी वैल्यू ग्राफ में देखना, जीरो पर ये कहां पर कट रहा है, जीरो मतलब 273 पर ये कहां कटता है, तो ये जहां पे कटेगा 273 केल्विन से परपेंडिकुलर डालना, जहां कटेगा उसको देखना, वो मेरे पास जो निकल के आएगा डेटा में वो ऑलमोस्ट माइनस 7.147 आएगा, ये देखिए। और अब आपके पास इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करना, तो ये आपके पास सॉल्व करके निकलेगा इसको इधर ले आइए, और जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 37.911 अपॉन 2.303, ये 303 नीचे चला गया। फिर आप इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ए निकलेगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ 37.911 2.303, तो ये निकल के आएगा 2.91 10 की पावर 6। तो इस तरह से आपको ग्राफ की मदद से ई ए निकाल करके सारा गेम खेलना पड़ेगा, और लॉग टेबल का भरपूर इस्तेमाल होगा, एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल होगा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये, बट प्रोसेस यही होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में नहीं आते, बोर्ड में नहीं आते, बट वो चाहता है कि आप साइंटिस्ट बने। डेटा देखो, केमिस्ट्री में डेटा हेवी होता है, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में डेटा 10 आएगा, 5 आएगा, 100 आएगा, 20 आएगा और आप कर लोगे, नहीं, ये प्रैक्टिकल डेटा दिया जाता है, और आपको ये प्रैक्टिकल डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। आप 12th में एलकेजी यूकेजी में तो है नहीं कि 10/5 की कैलकुलेशन देके आपसे पूछेगा बताइए 2 आ रहा है कि 10 आ रहा है। चलिए, ये 22 भी हो गया, 27 आइए, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ के देखिए एक बार क्या लिखा है इसमें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 के बाई टी। तो और आपसे दुनिया भर की बातें करता है, तो इसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये है क्या। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। जब ये एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर की बातें कर रहा है तो मुझे इस इक्वेशन से कोई काम नहीं है, फिर मैं लगाऊंगा आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन कहता है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एकमात्र इक्वेशन है अपने पास, तो इसको आप लॉग ले लीजिए। ये 1 हो जाएगा, तो 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए ई ए 2.303 आर टी। तो इसको हो गया लॉग के लॉग ए, अरे इसको क्यों करा, ठीक है 2.303 आर टी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैच कीजिए। तो ये लॉग के, तो लॉग ए की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू यहां से आपको पता लग जाएगी। ये लॉग ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। कंपेयर करके देखिए, इसको कंपेयर कीजिए तो आप समझ सकते हैं ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल्स टू 1.25 10 की पावर 4 टी। तो आपको यहां से ई ए की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू 8.3 10 की पावर -3 रख देंगे तो आपके पास जूल में आंसर आ जाएगा, किलो जूल में 239.34 239.34 किलो जूल। तो ये हो गया आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब बोलता है कि किस टेम्परेचर पर इसकी हाफ लाइफ जो है वो 256 रह जाएगी। तो मैंने माना एट T1 टेम्परेचर T हाफ इज 256 मिनट। अब T हाफ पता लग गया तो मैं K निकाल देता हूं 0.693 अपॉन टी हाफ वाले फॉर्मूले से। तो मेरे पास K की वैल्यू आ गई। अब इस K की वैल्यू यहां रखूंगा तो मेरे पास T की वैल्यू निकल जाएगी। लॉग K की वैल्यू 0.693 अपॉन 256 14.34 1.25 इंटू 10 की पावर 4 और T। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 668.95 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। सो दिस विल बी योर आंसर। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक बार पढ़ के देख लीजिए इसको क्या लिखा है। तो कहता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, कहता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर मैं कहता हूं T1 इज इक्वल टू T2। T1 क्या है, 10% कंप्लीशन एट 298 केल्विन, और T2 में मानता हूं 25% कंप्लीशन एट
308 केल्विन, और आपको आरएनएस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है 4 × 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स। आपसे पूछा है के एट 318 केल्विन पर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये दो चीजें आपसे पूछी है। हाँ, तो टाइम दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 10% कंप्लीशन का टाइम निकाल देता हूं मैं। T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ये टेम्परेचर 298, ये टेम्परेचर 308, तो इस टेम्परेचर का के अलग होगा, इस टेम्परेचर का के अलग होगा। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। तो 10% कंप्लीशन का मतलब स्टार्टिंग में 100 था, अब 90 बच गया है। तो स्टार्टिंग में 100 था, अब 90 बच गया है। और T2 बोलता है 2.303 अपॉन K2 लॉग 25% कंप्लीशन का मतलब 100 से 25% कंप्लीट हो गया है, तो कितना बचेगा आपके पास में? 75 हो गया है। तो 100 अपॉन 75। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 और T2 दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यूज रखो, 2.303 कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1/K1 लॉग 10/9, ये काट दिया मैंने, 2.303 काट दिया, 1/K2 25 से 4 और 3 बार। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो K2/K1 मेरे पास आ जाएगा log 4/3 डिवाइडेड बाई log 10/9। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, log 4 माइनस log 3 डिवाइडेड बाय log 10 माइनस log 9। तो K2/K1 log 4 हो जाएगा 2 × 2.303 माइनस log 3 0.4771, log 10 की वैल्यू 1 और log 9 हो जाएगा। हाँ, ये log 9 जो होगा इसको आप लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 log 3। जैसे log 4 को हमने लिखा था log 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 log 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 log 3। log 3 की वैल्यू 0.4771। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आएगा मेरे पास 2.7296। ठीक है, अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। तो log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब इसकी वैल्यू रखिए, log 2.72 EA 2.303 R। अब R की वैल्यू क्या रखोगे जिसमें आपको EA चाहिए? मैं लिखता हूं 8.3 10 की पावर -3, यानी कि किलो जूल में चाहिए। T2 कितना है आपके पास? 318 माइनस 298 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो EA की वैल्यू निकलेगी आपकी। तो मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 76.64 किलो जूल पर मोल, ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आई है। ठीक है, अब आपसे बोलता है के एट 318 केल्विन, तो इसको भी कर सकते हैं हम। तो 318 पे निकाल दो फिर, log के log ए माइनस EA अपॉन 2.303 R T। तो log के
लॉग ए 4 इंटू 10 की पावर 10 माइनस ई ए की वैल्यू वहां निकल गई 76.64 2.303 आर, ये किलो जूल में है तो आर भी किलो जूल में रखना। 8.3 इंटू 10 की पावर -3, टेम्परेचर 318। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, तो मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से ये आएगा -1.9855। ठीक है, अब के कैसे निकालोगे? एंटी लॉग लेकर के, तो एंटी लॉग ऑफ -1.9855, और एंटी लॉग की टेबल में ये देखोगे आप, तब आपके पास आएगा 1.034 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। लिखिए इसको। चलिए आइए, एक क्वेश्चन और है, इंटेक्स पेज नंबर एनसीईआरटी 216 पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए एक बार। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, रिएक्शन आपके पास है 2HiH2 प्लस I2, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 209.5 किलो जूल पर मोल, और एट 581 केल्विन पर। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। आपको याद होगा जब मैंने ये कर्व करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो फ्रैक्शन होता है दैट इज e की पावर माइनस EA/RT, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। भूल गया यश? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि बेसिकली मुझे बोला है कि आप e की पावर माइनस EA/RT को कैलकुलेट कर दो, और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैंने माना मुझे x निकालना है। x क्या है? ये रहा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तब इसको कैसे करूं? तो इसका मैं लॉग ले लेता हूं e की बेस पे। e है इसलिए e की बेस पे पहले ले लेता हूं ताकि मेरा e तो हटे। अब ये हो जाएगा माइनस EA/RT, इस तरह से, और इसको मैं लिख दूंगा 303 log x। ये हो जाएगा 1। एक्टिवेशन एनर्जी दे दी मेरे को 209.5 R। अब मुझे किलो जूल में निकालनी है, तो मैं इसको 8.3 10 की पावर -3 ले लूंगा। टेम्परेचर 581, और ये हो जाएगा 2.303 log x। तो log x हो जाएगा मेरे पास माइनस 209.5 2.303 8.3 10 की पावर -3 581। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो मेरे पास डेटा है उस हिसाब से ये आ जाएगा -18.86। फिर आपको इसको एंटीलॉग टेबल में देखना पड़ेगा। तो एंटीलॉग की टेबल में जब आप देखोगे तो ये निकल के आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -19, एंड दैट इज योर आंसर।